Hey guys, hope I am audible to you. So, I am Garvit as you know, and we are going to cover some SSB related current affair. ठीक है, SSB related current affair. अब देखो भाई, NDA की SSB चल रही है, NDA 153 कोर्स की, ठीक है, और IMA 158 की चल रही हैं, IMA 158 कोर्स की, और इसके बाद तुम्हारी स्टार्ट हो जाएंगी TS की. आई थिंक TS 52 की स्टार्ट होगी, मे बी, नॉट श्योर. तो अभी ना आने वाले 2 से 3 महीने में बहुत ज़्यादा SSB आने वाली हैं. तो मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ कि मैं तुम लोगों को ना पूरा जो पिछले 1 से 2 महीने का करंट अफेयर्स है और जो न्यूज़ में रहा है उसको एक डिटेल्ड वे से तुम लोगों को समझाऊंगा, जिससे कि जब इंटरव्यू आपसे पूछे कि कोई नेशनल या करंट इंटरनेशनल न्यूज़ बताओ, या फिर जब तुम्हारा GD का टॉपिक आए तो उस समय अगर तुम्हें कोई पॉइंट देना हो तो उस समय एक बहुत अच्छा पॉइंट आप दे पाओ. सो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को अच्छे से समझना, ठीक है. ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना कि हाँ अगर इंटरव्यूअर पूछे तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ विद इन 3-4 लाइन, ठीक है. नाउ सबसे पहले बात करते हैं, एज यू नो कि जियो पॉलिटिकल टॉपिक आता है हमारे फर्स्ट GD में. आल्सो जब भी इंटरव्यूअर पूछता है हमसे न्यूज़ तो वो जनरली एक्सपेक्ट करता है कि कुछ हम वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में न्यूज़ बताएंगे, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ बताएंगे, ठीक है. सो द फर्स्ट न्यूज़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट, द फर्स्ट वन, कि चाइना जो है ना, चाइना, वो आप लोगों को पता है वो अगेन US को बीट करके इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है. तो मतलब चाइना की जो रैंक है वो फर्स्ट आ चुकी है किस चीज़ में, ट्रेडिंग में. इंडिया के साथ जो ट्रेड होता है उसमें US को सरपास करके, US को पीछे छोड़ते हुए चाइना फर्स्ट पे आ गया है. अब देखो, अब आप बोलोगे भैया कितना कितना ट्रेड होता है. देखो भाई, चाइना के साथ जो ट्रेड हुआ है वो हमारा ट्रेड हुआ है $118.4 बिलियन का, $118.4 बिलियन, ठीक है. अब तुम बोलोगे US के साथ कितना हुआ है, तो US के साथ हुआ है $118.3 बिलियन. अब आप बोलोगे भैया 118 इधर भी है इधर भी है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे 0.4 बिलियन है, यहाँ पे 0.3 बिलियन है. तो चाहे पॉइंट में हो लेकिन चाइना तो बन गया ना फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर. नाउ अब बात करते हैं कि इस डाटा को रिलीज़ कौन करता है. तो ध्यान रखना, एक है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको GRTI बोलते हैं. वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप सपोज करो कि अगर आपका GD का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, और GD के टॉपिक में आप बोलते हो कि जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिवील्ड बाई ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज GTRI दैट China beats US to emerge as the India's largest trading partner, and it has a trading of 118.4 billion. And one more point which I am going to say tell you. अब तुम देखो, जब आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हो ना वहाँ पे GD में पॉइंट, किसी का डाटा रिवील करके या कोई स्टैटिक फैक्ट बता के, कि बहुत एक अच्छा इंप्रेशन जाता है पूरे ग्रुप पे और पूरा ग्रुप आपकी अच्छे से चीज़ों को सुनता है. सो यहाँ पे मैंने बता दिया कि चाइना 118.4 बिलियन के साथ फर्स्ट रैंक पे आ चुका है, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि भैया आप ये चीज़ बता क्यों रहे हो. देखो, एज यू नो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, दैट इज़ ट्रेड डेफिसिट. क्या? ट्रेड डेफिसिट. अब आप बोलोगे भैया ट्रेड डेफिसिट क्या होता है. देखो, ट्रेड डेफिसिट होता है, सपोज करो कि हम दो लोगों के बीच में, आपके और मेरे बीच में 100 रुपये का एक ट्रेडिंग हुई, मतलब हम दोनों के बीच में 100 रुपये का लेन देन हुआ. तो आपने क्या किया कि आपने मुझसे 30 रुपये का सामान खरीदा और मैंने आपसे कितने का खरीदा, आपने मुझसे खरीदा 70 रुपये का सामान और मैंने खरीदा आपसे 30 रुपये का सामान. तो अब यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट कितने रुपए का हुआ, 70 - 30 मतलब 40 रुपीज़ का. अब देखो आप, हुआ, मैं बताता हूँ उसमें होता क्या है. सपोज़ करो यहाँ पे मैंने बताया 118 बिलियन का ट्रेड हुआ है, ठीक है. अब इस 118 बिलियन के ट्रेड में जो इंडिया ने सामान मंगाया है वो मंगाया है 101 बिलियन का. मतलब इंडिया ने चाइना से कई सारी चीज़ें मंगाई हैं, 101 बिलियन रुपए चाइना को दिए हैं. वहीं बचा कितना, 17 बिलियन. तो ये 17 बिलियन क्या है, ये 17 बिलियन है जो चाइना ने हमसे सामान खरीदा है. तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, 101 और 17 का डिफरेंस निकालोगे, तो इंडिया के पास जो ट्रेड डेफिसिट मिलता है वो अराउंड 85 बिलियन का मिलता है. कितना, 85 बिलियन.
तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया जो है वो 85 बिलियन रुपए लॉस में है ट्रेडिंग में। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम पे भी लॉसेस होते हैं, तो कितने लॉस में हैं? 85 बिलियन में। मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे, वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या इंडिया कर सकता है, बट अभी बस यहाँ पे समझो ट्रेड डेफिसिट क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है शुरू से, जब भी हम देशों के बीच में, इकोनॉमी के बीच में जब हम ट्रेडिंग करते हैं किसी और उसके साथ, देश के साथ, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें बताता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जियो पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। देखो हमारे जो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, पहले पे कौन है मैंने बता दिया, चाइना। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है तुम्हारा यूएस, ठीक है। थर्ड पे है यूएई। थर्ड पे कौन है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फोर्थ पे कौन है? रशिया। अब आप बोलोगे भैया इसमें किसके साथ हमारा कितना ट्रेड है? देखो चाइना का मैंने बता दिया 118 बिलियन, जिसमें 101 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं और 17 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट कितने का आया? 85 बिलियन का। नाउ यूएस के साथ ना हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रेड सरप्लस है। ये क्या होता है ट्रेड सरप्लस? मतलब हम अपना सामान यूएस को ज़्यादा भेजते हैं एज़ कम्पेयर टू जितना हम सामान यूएस से मंगाते हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रेड सरप्लस है कितने का? 36 बिलियन का सरप्लस है। तीसरी बात आती है यूएई। यूएई के साथ हमारा 83 बिलियन का आसपास का ट्रेड है। एंड आउट ऑफ 83 अराउंड जो हमारा डेफिसिट है, सरप्लस नहीं डेफिसिट, हमें हमारा 6 बिलियन का डेफिसिट, 6 बिलियन, ठीक है। रशिया के साथ हमारा कितना ट्रेड है? अराउंड 65 बिलियन का, 65 बिलियन। और उसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है? वो है 32, अराउंड इसका हाफ, मतलब 32 का आधा, मतलब 64 का आधा 32। तो मान लो कि जितना हमारा ट्रेड है 50% वो हम लॉस में हैं। अब तुम एक चीज़ देखो, हम चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में हैं, यूएई के साथ ट्रेड डेफिसिट में हैं और रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट में हैं। इसका मतलब भैया जो हमारे टॉप 4 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ ट्रेड डेफिसिट में है, सिर्फ और सिर्फ यूएस को छोड़ के। एग्जैक्टली। एंड वन मोर थिंग, नॉट ओनली 4 कंट्रीज़, अगर हम इंडिया के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स को उठा लें तो टॉप 10 में से सिर्फ एक कंट्री है यूएसए जिसके साथ हमारा सरप्लस है, बाकी 9 के साथ क्या है? डेफिसिट। तो सोचो कि इंडिया सच में एक प्रॉब्लम में है जब भी ट्रेडिंग की बात आती है। क्यों प्रॉब्लम में है? अब मैं बताता हूँ इंडिया के पास क्या नहीं है, चाइना के पास ऐसा क्या है कि वो हमें इतना सब कुछ देता है, ठीक है। तो आई थिंक तुमको अब तक इतना तो आइडिया लग गया होगा कि यार तुमको अच्छे से समझ में आया ना, कौन सी कंट्री कितने ट्रेड है, किसके साथ हमारा कितने का ट्रेड हो रहा है, किसके साथ हम घाटे में हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, अब बात आती है कि भैया हम चाइना से 101 बिलियन का मतलब हम सामान लेते हैं, तो हम ऐसा लेते क्या हैं उनसे? देखो भाई, हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखो जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हो गए या इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए, सारे के सारे चाइना से आते हैं। तो अब तुम बोल सकते हो कि भैया जितने भी हमारे अप्लाइंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, उनमें यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। सेमीकंडक्टर हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हुए, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स हुई। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब चाइना के पास वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एग्जैक्टली, दैट इज़ द रीज़न कि हमको वो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तब हम जाके उन चीज़ों को बनाते हैं। नाउ हमारे पास ना एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है ही नहीं। रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, भैया रोबस्ट क्या होता है? रोबस्ट होता है स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। हम कैपेबल हैं ही नहीं, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम नहीं है कैपेबल जितना चाइना है। तो हमको एक ना मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव जो पूरे वर्ल्ड में राज करे, वो वाला। हमको एक स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, स्किल्ड लेबर बिल्कुल चाहिए होगी भैया, लेबर चाहिए होगी, लेकिन स्किल्ड चाहिए होगी, जिसको ये टेक्निकल चीज़ें आती हों। तीसरी चीज़, हमको एक अच्छा चेन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। यूएसए का कितना अच्छा चेन नेटवर्क है, उसकी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी आपने सुनी होगी,
ठीक है, मतलब एक तरीके से ना उसकी BRI पॉलिसी तो मीन्स टू से कि उसका जो ग्लोबल चेन नेटवर्क है ना वो बहुत अच्छा है, उसकी जो ट्रेडिंग होती है और कंट्रीज़ के साथ वो बहुत अच्छी होती है। दैट इज़ द रीज़न चाइना इज़ रियली प्रॉस्परस, ठीक है। एंड इकोनॉमी माइट, यार सच में है वो इकोनॉमिक बहुत अच्छा है। नाउ चाइना के पास ना बहुत ही लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप जो चीज़ों को बना रहे हो उसको बनाने में कितना रुपया लगेगा। अब आप सपोज़ करो जब इंडिया के फ़ोन्स को जब हम कंपेयर करते हैं चाइना के फ़ोन से, तो देखा होगा जो 10,000 का फ़ोन होता है चाइना का, वो हमारे इंडिया के 25,000 के फ़ोन से कम्पीट कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो चाइना में फ़ोन बन रहा है वो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बन रहा है। लोगों की डिमांड, जो लोगों की नीड है वो लो बजट के लिए है। यार देखो इंडिया में सारे मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, कौन है? मिडिल क्लास पीपल हैं। अब तुम सोचो यार उनके पास रुपए वुपए तो इतने हैं नहीं जितना वो अपना मैनेज करते हैं, तो उनको क्या चाहिए कि कम रुपए में उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, अच्छे फीचर्स चाहिए उसमें। तो दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया के पास लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं है जो चाइना के पास है। आल्सो वहाँ पे ना जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सब्सिडीज़ दी जाती हैं। भैया सब्सिडीज़ मतलब देखो, सपोज़ करो आप अपना कुछ एक कंपनी खोलना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनी खोलना चाहते हो या इंडस्ट्री खोलना चाहते हो कुछ भी, तो उस टाइम पे क्या है ना कि उस टाइम पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देगी, छोटे छोटे स्टार्टअप्स बनवाएगी, जिससे कि तुम्हारा कहीं ना कहीं इतनी सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ होके जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो हो जाएगी, है ना। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़, जो इंडिया की जो गुड्स है ना जो इंडिया में डेवलप्ड होते हैं उनकी इतनी नीड नहीं है ना, उनको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। कंज्यूमर डिमांड उन चीज़ों की है जो लो कॉस्ट में है, और ऊपर से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है भाई उसमें मतलब इतना अच्छा वो भी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, हम लोग फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं दे पाते हैं। अभी आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम फाउंड हुआ था, यू नो, ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन भी करने वाले हैं हम इंडियन ओशियन में। आपने सुना होगा एक न्यूज़ आई थी कि एक इंडियन ओशियन में एक जगह है ना, वहाँ पे कोबाल्ट वगैरह मिलने के चांसेस हैं। तो रशिया अपना सोच रहा है कि कैसे भी, सॉरी रशिया नहीं, चाइना सोच रहा है कैसे भी इंडियन ओशियन में डोमिनेंस बढ़ाई जाए और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का हब है इंडियन ओशियन उसको कॉन्कर किया जाए। बट व्हाट्स द इंडिया थिंक दैट इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं भाई। एक्सप्लोरेशन चलो कर लोगे बट व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया इस चीज़ में पीछे है। तो अब हमने ये चीज़ समझ ली कि किस चीज़ का हम मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल का, तो इंडिया को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ और क्या मंगाते हैं हम? मशीनरी मंगाते हैं, ठीक है, जैसे ऑप्टिकल रडार्स हो गए, एयर गैस कंप्रेशर्स हो गए। तो एक तरीके से ऐसे बोल लो ना कि जो हमारी इंडियन मशीनरी है वो 40% चाइना पे डिपेंड करती है, या बोल सकते हैं कि जो इंडिया की टोटल मशीनरी का इंपोर्ट है, जितना हम इंपोर्ट करते हैं मशीनरी का, उसमें से 40% जो चाइना के साथ करते हैं। अब तुम सोच सकते हो कि यार कितनी सारी चीज़ें हम चाइना के साथ लेते हैं। दूसरी चीज़, चाइना ने ना रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा किया है, जो शायद इंडिया बहुत पीछे है अभी। वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस मशीनरीज़ हैं उनके पास, हाई अवेलेबिलिटी है मशीन्स की, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। तो भाई देखो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि इंडिया इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है जो चाइना के पास हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हम चाइना से इतना इंपोर्ट करते हैं और ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि इसका वैसे क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब कि अब जीडी में पूछ लिया जाता है ना कि अच्छा तो चाइना को बॉयकॉट कर देना चाहिए, बोलते हैं बॉयकॉट चाइना और दूसरी चीज़ों पे जाओ, आत्मनिर्भर बनो। देखो यार, boycott is not a solution at this time of dependency. We are very dependent on China. You can see a lot of things, a lot of devices or small parts of our devices are coming from China. So if we cut that supply, ultimately there will be a crisis in the manufacturing sector. हम उन पार्ट्स को कहाँ से ला पाएंगे? हमारे पास इतना एडवांसमेंट नहीं है। हमको धीरे धीरे करके इसकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होगा इंस्टेड ऑफ बॉयकॉट। दूसरी चीज़, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको और रुपए देने होंगे, लोगों को सब्सिडीज़ देनी होंगी, उनको स्किल्ड बनाना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना होगा, एक बेस बनाना होगा, तब जाके इंडिया कुछ 25-30 ईयर्स में कर पाएगा, बिकॉज इट टेक टाइम। इसको चाइना को टाइम लगा है
इंडिया भी टाइम लगाएगा। नाउ ये एक न्यूज़ कंप्लीट हो गई। आई थिंक अब अगर वो तुमसे पूछे क्या चल रहा है कि सर चाइना दोबारा से बन गया है, हम क्या लेते हैं, क्यों बन रहा है वो, क्या दिक्कत आ रही है इंडिया के पास, आई थिंक पहली न्यूज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको पहली न्यूज़ अच्छे से क्लियर हुई है ना भाई, कमेंट में बताना भैया बस 15 मिनट में बहुत अच्छे से एक न्यूज़ आपने कवर करा दी, ठीक है। मैं आपको 5 से 6 अच्छी न्यूज़ बताऊंगा, ठीक है, और वो अच्छी न्यूज़ वो तुम एसएसबी में पूछे 2 या 3 बता देना, 3 पूछेंगे। बाकी ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ ना, ये सारी तुम्हारी जीडी में बहुत काम करेगा। जीडी में अगर तुमने यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ अगर 3 से 4 पॉइंट भी दे दिए ना, ये डाटा वाले कि इंडिया इतना लैग कर रहा है, ये कैपेबिलिटी नहीं है, इंडिया को ये डेवलप करना होगा, बहुत अच्छे पॉइंट होंगे, ठीक है। तो चलो अब दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको दूसरी न्यूज़ बताने वाला हूँ ना, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये तुम्हारे एसएसबी के मे बी मतलब इंटरव्यू के लिए तो है ही है, लेकिन जीडी के लिए ये तुम्हारा एक तरीके से ब्रह्मास्त्र समझ लो। अब मैं जो बताने वाला हूँ, देखो भाई हमेशा ध्यान रखना, जियो पॉलिटिक्स में रशिया और यूएसए हमेशा इंडिया के साथ रहे हैं। मीन्स टू से कि जब भी इंडिया या जियो पॉलिटिक्स की बात होगी, इंडियन जियो पॉलिटिक्स की, हमेशा रशिया, चाइना और यूएसए 3 प्लेयर्स होंगे। नाउ अब यहाँ पे ना अभी इंडिया ने एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट थी उसको स्किप करके रशिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुँच गए, ठीक है। मतलब एससीओ की जो समिट थी वहाँ पे इंडियन पीएम को जाना था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, उनकी जगह कौन चले गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर चले गए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अब बात करते हैं कि भैया एससीओ क्यों नहीं गए, रीज़न क्या है। तो देखो सबसे पहला रीज़न तो ये है, देखो भाई एससीओ की समिट ना, एससीओ में सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि एससीओ में है कौन कौन, उसके बाद तुम समझ जाओगे कि हमने क्यों स्किप करी है। एससीओ में कौन कौन है, एससीओ में देखो रशिया है, ठीक है अपना, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, किर्गिस्तान एंड जो भी और मतलब तुर्किस्तान को छोड़ के, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के जो और वो हैं 4 वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ समझो कि इसमें कौन कौन है, इसमें चाइना है और इसमें कौन है, इसमें पाकिस्तान है। अब एक चीज़ बताओ, हमेशा आपने देखा होगा जब भी हमारे इंडिया पे ये लोग अटैक करते हैं, पाकिस्तान या चाइना, अटैक से मतलब है प्रॉक्सी वार। अब तुम बोलोगे भैया ये प्रॉक्सी वार क्या होता है। प्रॉक्सी वार वही है जो आजकल आप अपने जम्मू कश्मीर में देख रहे हो, जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, उसमें जो कठुआ में टेररिस्ट अटैक हुआ, रायसी में हुआ है ना, जो जगह जगह अटैक्स हो रहे हैं, आवर सोल्जर्स गॉट मार्टर्ड, सो ऑल दोज थिंग्स, जो छोटे छोटे चीज़ हो रहे हैं उनको बोलते हैं प्रॉक्सी वार, छोटे छोटे वार जिसमें कैजुअलिटीज़ होती हैं 2-2, 4-4, ठीक है। नाउ जब भी हमारी ये चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान चाइना एससीओ समिट में मिलते हैं इंडिया के साथ, चाइना पाकिस्तान फिर हमारे साथ नेगोशिएट कर देते हैं कि चलो अब से नहीं करेंगे, जो हुआ सो हुआ। तो जो भी चीज़ें थी वो दब जाती हैं, बिल्कुल दब जाती हैं। तो सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई समिट हो तुम उसमें जाओ मत, ठीक है, उसमें जाओ मत, लोगों को दिखाओ कि हाँ वी आर अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान और अब हम तुम्हारे साथ नहीं आने वाले हैं, इस चीज़ को यहीं ख़त्म करो। अब इस चीज़ को छोड़ के अब इंडिया जो है वो रशिया गया, क्योंकि रशिया हमारा एलआई है। एससीओ की समिट रशिया भी अटेंड करता, लेकिन रशिया गए डायरेक्ट, एससीओ की समिट में नहीं गए हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब जब वहाँ रशिया गए ना, तो रशिया में हमारा एक रशिया ने एक एग्रीमेंट करना है, मतलब एक है रेलॉस। मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है जीडी के लिए। मतलब ये बोल दिया ना तुमने भाई, बंदे चुप, बिल्कुल। जिसको नहीं पता होगा वो बहुत ध्यान से सुनेगा, भाई ये क्या बता रहा है, ठीक है। रेलॉस क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। रेलॉस है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, यस। रेलॉस है रशिया के साथ, अभी मतलब साइन हुआ नहीं है, रशिया फेल हो गया था। अभी जैसे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और रशिया जब मिले थे मीट पे, तो ये चीज़ फेल हो गई थी, ठीक है। लेकिन ये है कि ये रशिया ने ना अपने वेबसाइट पे ड्राफ्ट में डाल रखी है कि हम इंडिया के साथ ये चीज़ करेंगे, रेलॉस। अब मैं समझाता हूँ ये रेलॉस क्या है। रेसिप्रोकल
एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक, RELOS, ठीक है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। अब समझो ये है क्या, ये एक ऐसा पैक्ट है ना, ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंडर इंडियन नेवी आर्कटिक ओशियन में और रशियन नेवी इंडियन ओशियन में एक अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस करेगी, मतलब एक दूसरे के नेवल बेसिस, एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगी। अब आप बोलोगे भैया कैसे, मैं समझाता हूँ। आपने सुना होगा हमने यूएस के साथ 2016 में एक एग्रीमेंट साइन किया था, डेट इज़ लिमुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर तुमको ये नहीं पता ना लिमुआ, तो जियो पॉलिटिक्स तुम्हारा बहुत बेकार है। लिमुआ इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये हमने यूएस के साथ इसलिए साइन किया था जिससे कि हम, मतलब इंडिया और यूएस, एक दूसरे के नेवल बेसिस को यूज़ कर पाएँ और हम दोनों की इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ पाए इंडियन ओशियन में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो पाएँ। एक दूसरे के रिसोर्स, एक दूसरे के नेवल बेसिस हम रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ करें। जैसे कि अभी आपने सुना होगा यूएस का चागोस आइलैंड, जो चागोस आर्किपेलागो है, उसमें एक डिएगो गार्सिया करके ना एक बेस है, मिलिट्री बेस है यूएस का, जो उसने कब्जा रखा है। अब ये किससे कब्जा रखा है ये तुम देखना, अभी डिएगो गार्सिया बहुत चल रहा है न्यूज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे हम लिमुआ में। ऐसे ही हमने 2018 में साइन किया है। क्या 2018 में साइन किया है हमने कॉमकासा। अब ये कॉमकासा क्या है? कॉमकासा है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। 2019 में किया हमने ISA। व्हाट इज़ ISA? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और 2020 में किया है बेका, BECA, दैट इज़ बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या पॉइंट में बताने वाला था। सपोज़ करो कि रशिया, USA वगैरह में से आपको किसी एक को चुनना हो GD में। अगर आप USA बोल रहे हो ना, तो आप बोलना जेंटलमैन, वी हैव सीन इन 2016 वी साइंड लिमुआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। आल्सो इन 2018 वी साइंड कॉमकासा Communication Compatibility and Security Agreement. In 2019, we signed ISA, Industrial Security Agreement. In 2020, we signed BECA, Basic Exchange and Cooperation Agreement. So, gentlemen, we can see there are lots of policies and lots of agreement with the US, and that we are developing more. We have very good ties after the 2015, and still we are reviving the same. So, I think we should focus more on the US, as Russia will always be our ally. So be with the USA and also maintain the relation with Russia will benefit the country. अब तुम देखो कैसे मैनेज कर रहे हो अपने पॉइंट को। तुमने ये 4 पॉइंट भी बता दिए और तुम अपने पॉइंट देने से मतलब तुमने इम्प्रेस भी कर दिया भाई, तुमने चारों एग्रीमेंट बता दिए, पता नहीं किसको पता होंगे या नहीं पता होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छे से इन चीज़ों को समझो जो मैं समझा रहा हूँ। GD में ना मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से अगर तुमने 1-2 पॉइंट भी बोल दिया ना भाई, सच में मज़े आने वाले हैं, ठीक है। हवा नहीं लगेगी उनको भाई, क्या क्या बोल रहे हो तुम। जैसे कि हमने देखो अभी USA के साथ तो ये किया है हमने, पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रखा है हमने, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रखा है MLSA, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। हमने जापान के साथ, कोरिया के साथ, ये सारे देशों के साथ हमने इस तरीके के कर रखे हैं, लेकिन रशिया के साथ नहीं कर पाए थे। तो रशिया के साथ अब क्या करेंगे? रेलॉस करेंगे। कब करेंगे ये पता नहीं, लेकिन हाँ इसका ड्राफ्ट एक तैयार हो चुका है, ठीक है। और इंडिया और रशिया ने अभी डिस्कस भी किया है कि 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनेंगे, ठीक है, 6 पावर प्लांट्स बनेंगे। और अभी एक और न्यूज़ थी, अब देखो 2 न्यूज़ तुम्हारी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी न्यूज़ हम आते हैं, तीसरी न्यूज़ पे, बहुत अच्छी न्यूज़। अब आई थिंक कोई भी तुमसे कुछ पूछेगा, जैसे कि जब बोले इंटरव्यूअर की क्या न्यूज़, तुम बोलोगे सर अभी रशिया के साथ विज़िट हुई थी और वहाँ पे हम रेलॉस को एग्रीमेंट साइन करना अभी भूल गए हैं शायद, तो वो पूछेंगे रेलॉस क्या है, बता देना सर रेलॉस ये है, एक दूसरे के नेवल बेसिस यूज़ करेंगे। तो वो बोलेंगे अच्छा तो और कौन कौन से एग्रीमेंट हैं और देशों के साथ, अगर रशिया के साथ रेलॉस है तो US के साथ 4 बता दो, ऑस्ट्रेलिया के साथ MLSA बता दो भाई, फिर वो नहीं पूछेंगे बस कि हाँ यार इसको पता है, इसको सब कुछ पता है, ठीक है। नाउ थर्ड न्यूज़ पे आते हैं, और थर्ड न्यूज़ है तुम्हारी इसी रशिया से रिलेटेड। देखो यार
एज यू नो कि अपना ना, आपने सुना होगा एक INSTC, ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है आजकल। क्या है ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें कौन कौन शामिल होगा? इसमें शामिल होगा इंडिया और कौन? सेंट्रल एशिया टुगेदर। सेंट्रल एशिया, अभी मैं तुमको समझाऊंगा कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा, कैसे होगा, डोंट वरी। सेंट्रल एशिया, अब तुम बोलोगे भैया ये सेंट्रल एशिया है क्या? भाई एक चीज़ बताओ, इंडिया है, इंडिया के ऊपर क्या है? इंडिया के ऊपर इधर ये पाकिस्तान है और ऊपर ये चाइना है, और जब आप इससे ऊपर जाओगे तो ये सारे देश क्या है सेंट्रल एशिया के? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे क्या हैं? ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तो हैं, अफ़गानिस्तान से ऊपर। तो हमारा कंट्री का सेंट्रल एशिया से जो लिंक बनेगा वो किससे बनेगा? INSTC से बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ईरान, इंडिया, रशिया, कौन कौन? ईरान, इंडिया और रशिया, हम तीनों ना फाउंडिंग मेंबर्स रहे थे। 2000 में हमने इसको बनाया था। अब समझते हैं ये है क्या INSTC अच्छे से, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। मेरे ख्याल से ना वो पूछ भी सकता है शायद तुमसे इंटरव्यूअर कि INSTC अभी न्यूज़ में था, व्हाट इट इज़। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें रशिया, ईरान, इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एक साथ आएंगे और ट्रेडिंग होगी। अब देखो कैसे होगी ट्रेडिंग, समझाता हूँ मैं। देखो ये है इंडिया, ठीक है, इधर है इंडिया, ये है इंडिया। इंडिया से जब आप इधर जाओगे, यहाँ है ईरान, क्या है? ईरान। और ईरान से फिर ऊपर जाओगे तो ईरान से ऊपर है, ईरान से ऊपर है, मतलब यहाँ से कई सारी ब्रांचेस निकलेंगी। खैर इतना डीप में नहीं जाना, बस इतना बता देना कि सर इंडिया से ये लिंक होके ईरान का एक पोर्ट है, कौन सा पोर्ट? बंदर अब्बास, बंदर BANDAR अब्बास, बंदर अब्बास। गाइस सॉरी फॉर राइटिंग यार, मेरे पास ऐसा स्टिमुलस तो है नहीं, पेन भी नहीं है, ठीक है। बंदर अब्बास, यहाँ ये पोर्ट है, तो इस पोर्ट से लिंक होगा पहले ये, उसके बाद फिर ईरान से, तेहरान से होते हुए फिर ये जुड़ेगा सेंट पीटर्सबर्ग से। तो तुम बोलोगे ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये सेंट पीटर्सबर्ग से इंडिया को जोड़ता है, जिसमें इंडिया, ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया का मॉस्को, ठीक है, और बाल्कन्स कंट्रीज़ भी जुड़े हुए हैं। अब तुम बोलोगे बाल्कन्स कंट्री कौन से हैं? तो बाल्कन्स कंट्री वही है जो बुल्गारिया वगैरह इधर की साइड जो हैं, ठीक है, वो देख लेना एक बार मैप में, अभी इतना डीप में नहीं जाना, बस ये समझ लो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है। तो ये है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसमें हम इन देशों के साथ ट्रेड करेंगे इस वे से, ये जो वो वे मैंने बताया है, ठीक है। अब इसी वे से ना अभी रशिया ने हमको 2 ट्रेन भेजी हैं। किस चीज़ की 2 ट्रेन? कोल की, कोयला। हमको अभी हमको USA ने कोल भेजा है, इससे भेजा है, इसी वे से। तो तुम सोचो कि ये जो कोयला भेजा है, अब तुम बोलोगे भैया ये क्यों भेजा है? देखो यार, कोयला में ना 4 वेराइटी होती है, एक होती है पीट, एक होती है लिग्नाइट, और एक होती है बिटुमिनस, और एक होती है एंथ्रासाइट। कौन सी? एंथ्रासाइट। जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ में देखो, ये सबसे बेकार है पीट, सबसे अच्छी है एंथ्रासाइट। अब एक चीज़ समझो, हम जो यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में वो बिटुमिनस करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ना ये जो कोयला की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो हमने रशिया से जो कोल लिया है, ये जो 2 ट्रेन भेजी हैं उसने, ये इसी INSTC रोड से आई हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में है अभी 15-20 दिन से, ठीक है। ये जो रूट है अभी न्यूज़ में है। तो ये तुम्हारा तीसरा, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये थी तीसरी न्यूज़ कि INSTC से अभी 2 कोल आए हैं। मैंने समझा दिया INSTC है क्या,
बस इतना पूछेगा क्या है, तुम बोल देना सर सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहे हैं। पूछेंगे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर वो वाला रीज़न है। अच्छा, और किसको कनेक्ट कर रहा है कि सर ईरान और रशिया को कनेक्ट कर रहा है। ओके ओके, तो वो समझ जाएंगे कि यस यू हैव फेयर आइडिया अबाउट INSTC, और तुमको ये भी पता है कि अभी अभी दो कोल की ट्रेन आई है। नाउ 3 न्यूज़ हो गई, 5-6 न्यूज़ करेंगे अच्छे से। 3 न्यूज़ हो गई, अब हम समझते हैं चौथी न्यूज़, ठीक है। 4th न्यूज़ पे आते हैं हम। तो जो अब चौथी न्यूज़ है ना, वो है तुम्हारी डिफेंस रिलेटेड, ठीक है। तो अभी अभी क्या है ना, देखो अगर मैं तुमसे बात करूं कि आर्मर्ड कोर आपने सुना होगा, आर्मर्ड कोर, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आर्मी के बारे में, ठीक है, जिससे कि आइडिया मिल जाए जो इंटरव्यू तुमसे पूछ भी सकता है। आर्मी ना 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, आर्मी 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, एक है आर्म्स और एक है सर्विसेज। सुना होगा आपने आर्म्स एंड सर्विसेज। और इन आर्म्स में 2 हैं, एक है कॉम्बैट आर्म्स, कॉम्बैट आर्म्स, और एक है सपोर्टिव आर्म्स, सपोर्टिव आर्म्स, सपोर्टिव आर्म्स। अब कॉम्बैट आर्म्स कौन सी हैं, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करती हैं, जो मतलब जब भी वॉर होता है तो फ्रंट पे होती हैं। सपोर्टिंग आर्म्स कौन सी हैं, सपोर्टिंग आर्म्स जो पीछे से बैकअप प्रोवाइड करती हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन सी हैं। सर्विसेज कोई भी वार वगैरह में नहीं जाती, दे ओनली प्रोवाइड सर्विस टू द इंडियन आर्मी। अब बात करते हैं भैया कॉम्बैट आर्म्स में क्या क्या आता है। देखो इन्फेंट्री सुना होगा आपने, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ट्रूप्स हो गए जो पैदल चलते हैं गन लेके, वो इन्फेंट्री होती है। एक होती है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। भैया मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या होती है फिर, देखो इन्फेंट्री पैदल चलती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री व्हीकल में चलती है, व्हीकल्स में जाती है, ठीक है, जैसे VMP-1, VMP, सरत, इस टाइप के हो गए। तो ये जो VMPs हैं ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आती हैं। इनका मेन एम होता है कि हमारी इन्फेंट्री को थोड़ा सा मैकेनाइजेशन देना, थोड़ा सा एडवांसमेंट देना इन्फेंट्री को। मतलब अगर कहीं कहीं से जाना है, ठीक है, तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हमारी इन्फेंट्री को हेल्प करती है, थोड़े से फीचर्स बढ़ जाते हैं एक तरीके से मान लो, ठीक है। ट्रूप्स की बजाय वो किस में चलते हैं, एक मतलब BMPs होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं जिनमें वो ट्रैवल करते हैं और थोड़ी मैकेनाइजेशन होती है। अब बात आती है थर्ड है आर्मर्ड कोर। जो अब मैं बताने वाला हूँ 4th न्यूज़, वो किससे रिलेटेड है, आर्मर्ड कोर से रिलेटेड है। आर्मर्ड कोर क्या है, आर्मर्ड कोर इज सिंपली योर बैटल टैंक। जो टैंक है ना, टैंक्स, जो आपके टैंक्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्मर्ड कोर। मैं तुम्हें बताता हूँ आर्मर्ड कोर क्या है, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड न्यूज़ है वो वाली। चलो समझते हैं। तो आर्मर्ड कोर क्या है, आर्मर्ड कोर हैं टैंक्स। अब कौन कौन से टैंक हैं इंडिया के पास ये भी देख लेते हैं। ध्यान रखना आर्मी में तुम अगर जा रहे हो ना, वो तुमसे टैंक तो मेरे ख्याल से 99% पूछेगा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ही गिने चुने टैंक हैं। सबसे पहला है अर्जुन मेन बैटल टैंक, अर्जुन मेन बैटल टैंक MBT। ये जो अर्जुन मेन बैटल टैंक है ये अराउंड आई थिंक 67 टन, चलो वो वेट वगैरह छोड़ो, बस इतना समझ लो इसकी रेंज वगैरह 450-500 किलोमीटर के आसपास होती हैं, ठीक है। ये सब छोड़ो, बस तुम इतना देख लो, अर्जुन मेन बैटल टैंक है इंडिया के पास। दूसरा है हमारे पास T-72 अजय। कौन सा, T-72 अजय। और तीसरा है T-90 भीष्मा। बस T-90 भीष्मा। अब जो ये मैंने लिखे हैं ना, ये तुम्हारे सीनियरिटी में है, मतलब जो T-90 भीष्मा है ये सबसे अच्छा है इस समय, लाइट वेट है, ऊपर से इसकी फायरिंग रेंज भी ज़्यादा है, T-90 भीष्मा, ठीक है। अब भैया जब ये 3 आ गए, तो अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है चौथा आने वाला है। अब तुम सोचो कितनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, कि DRDO ने डिफेंस रिसर्च और डिफेंस रिसर्च ऑफ डिफेंस, यार क्या था, अरे यार मैं इसकी फुल फॉर्म ही भूल गया, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, क्या थी यार, चलो छोड़ो, मेरे को अभी वो ध्यान नहीं आ रही। तो DRDO ने अनवील किया है अभी एक ना लाइट बैटल टैंक, LBT, लाइट बैटल टैंक, मतलब बहुत ही लाइट है। ये हैवी बैटल टैंक है, ये जो है 67 टन के हैं, और ये भी अराउंड आई थिंक 45 टन का होगा, और मे बी लेस। तो ये जो लाइट बैटल टैंक है ये जोरावर है, क्या नाम है इसका, जोरावर,
तो ये जो जोरावर है ये लाइट बैटल टैंक है, डीआरडीओ ने अभी अभी अनवील किया है और ये आर्मी में 2027 तक इंडक्ट हो जाएगा सारे ट्रायल्स के बाद। अब ये कहाँ पे डिप्लॉय होगा? ईस्टर्न लद्दाख रीजन में, क्योंकि इसके पास क्या है? एम्फीवियस कैपेबिलिटी है। अब तुम बोलोगे भैया एम्फीवियस कैपेबिलिटी क्या होती है? मतलब ये पानी में भी यूज़ हो सकता है टैंक, ये लैंड पे भी यूज़ हो सकता है, तो इसका मतलब इसके पास वो वाली कैपेबिलिटी है। ये माउंटेन्स पे भी चढ़ सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मिक्स्ड रोल, मतलब एक बहुत अच्छा है मिक्स्ड रोल के लिए, जिसमें प्रोटेक्शन है और ऑफेंस भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी डीआरडीओ ने अनवील किया है जोरावर टैंक को, जो 2027 में इंडक्ट हो जाएगा। अब वो तुमसे पूछेगा अच्छा और बैटल टैंक बताओ, तुम बता देना सर ये, तो बोलेगा अच्छा ये बैटल टैंक किस में आते हैं, तुम बोलना सर आर्मर्ड कोर में आते हैं। वो बोलेगा अच्छा और आर्म्स कौन कौन सी हैं फिर आर्मर्ड कोर ये काम है, तो तुम बता देना सर इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। वो बोलेगा अच्छा कि सर्विसेज क्या हैं, वो सब फिर देख लेना। ठीक है, तो वो इतना ही पूछेगा। अगर तुम इस टैंक को बताओगे तो वो तुमसे ये तीनों टैंक और पूछ लेगा, उसके बाद नहीं पूछेगा। ठीक है, नाउ अब आते हैं 5th न्यूज़ पे। देखो अब ये जो न्यूज़ है ना छोटी छोटी, अब जो मैं बताने वाला हूँ ये तुम्हारे जीडी के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल होने वाली है। देखो जैसे जब हम अपने इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात करें या इंडियन डिफेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए, वहाँ पे आपको एक पॉइंट बोलना हो, तो एक पॉइंट अभी रिसेंटली आप बोल देना कि अभी अभी आर्मी को ना, आर्मी ने पहला फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब खुद का मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन डिज़ाइन किया है। मैन पोर्टेबल मतलब जो हमारी इन्फेंट्री है, जो ट्रूप्स हैं, जो लोग हैं, वो इसको अपने हाथों में लेके पोर्टेबल कर सकते हैं। सुसाइड ड्रोन। तो इंडिया को अभी अभी इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन मिला है, जो एनिमी को टारगेट करेगा। ठीक है, कैंप को टारगेट करेगा, इन्फिल्ट्रेटर्स को टारगेट करेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नागास्त्र, NAGASTRA, नागास्त्र। अब बोलोगे भैया ये कितनी दूर तक जा सकता है? ये जा सकता है 30 किलोमीटर। सोचो 30 किलोमीटर। सपोज करो आप एक ड्रोन लेके चल रहे हो, नागास्त्र 1 को लेके चल रहे हो, आपने देखा कि 5 किलोमीटर की रेंज पे आपको पता पड़ता है कि यहाँ पे इस टारगेट पे मतलब इनेमी ट्रेनिंग, मतलब कुछ है कैंप वगैरह है या कुछ है इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। टारगेट सेट करो 5 किलोमीटर पे ये जाके हिट करेगा। ये सुसाइडल ड्रोन है, यहाँ पे आर्मी नहीं जाएगी, यहाँ पे ये जाएगा, ड्रोन जाएगा नागास्त्र 1। और ये इतना तेज़ हिट करता है ना, आई हैव सीन कि मैंने इसका वीडियो देखा था, मतलब ये यहाँ पे टकराया था ना जब इसका ट्रायल चला था, भाई पूरा भाई ऐसा कर दिया था ना, वहाँ पे पूरा तहस नहस कर दिया था छोटे से इस ड्रोन ने। तो इंडिया ने अभी अभी फर्स्ट इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1 अभी अभी लिया है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और इसके साथ अभी छोटी छोटी न्यूज़ और पढ़ लेते हैं। तो अब मैं ना यहाँ पे देखो तुमको एक न्यूज़ बताऊँगा, न्यूज़ समझ लो या एक तरीके से एनालिसिस समझ लो, और ये तुम्हारे जीडी के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो यार, जब भी ना आप जीडी में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड टॉपिक मिल ही जाएगा कि यार हमारे देश में स्टडी की क्या प्रॉब्लम चल रही है, कि मतलब हमारे देश में इतना, देखो इकोनॉमी अच्छी क्यों नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सारी चीज़ें जब भी बात करते हैं तो ये हमारी किससे रिलेटेड है? हमारी एजुकेशन से, स्टडी से, क्योंकि हम उतने अच्छे नहीं हैं स्टडी और एजुकेशन में। अब तुम बोलोगे भैया इस टाइप की बात है कैसे कि स्टडी में अच्छे नहीं है एजुकेशन में? देखो मैं बताता हूँ। अभी ना सबसे पहले मैं तुमको तो एक वो चीज़ बताता हूँ कि हमारी टॉप लार्ज मतलब 5 इकोनॉमीज़ क्या हैं पूरे वर्ल्ड की, मतलब थोड़ा फैक्ट है जिससे तुम अपने जीडी में अच्छे पॉइंट ऐड कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस ये लास्ट है, बस ये समझ लो। ठीक है, ये न्यूज़ लास्ट है, लेकिन बहुत कुछ सीख के जाओगे भाई, बहुत कुछ। ठीक है ना, अगर मैं टॉप 5 इकोनॉमीज़ की बात करूं, मतलब ऐसे 5 देश जिसके पास सबसे ज़्यादा रुपए है। पहले पे है यूएस, बिल्कुल, कितना 28 ट्रिलियन अराउंड, मतलब मोटा मोटा फिगर याद कर लो बस 28। दूसरे पे है चाइना,
चाइना कितना है, अराउंड 18 ट्रिलियन, 18 ट्रिलियन। जर्मनी थर्ड पे है जर्मनी, और जर्मनी के पास कितना है 4.59 ट्रिलियन, 4.59 ट्रिलियन। और इंडिया के पास कितना है, फोर्थ इंडिया, इंडिया के पास है कितना 3.94 ट्रिलियन, सॉरी फोर्थ इंडिया नहीं है, फिफ्थ है इंडिया, 3.94 ट्रिलियन, ठीक है। फोर्थ पे है मे बी जापान, ठीक है, फोर्थ पे जापान है मे बी, आई एम नॉट श्योर फोर्थ, लेकिन फर्स्ट पे यूएस, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी, एंड आई थिंक इंडिया भी फिफ्थ पे है। अब तुम देखो इंडिया बात करता है कि हम उसको जर्मनी को पछाड़ के वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है भाई। देखो जर्मनी में ना मैं तुमको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता देता हूँ एंड यू विल गेट द आइडिया कि इंडिया कर पाएगा या नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में 8%, जर्मनी में कितना है 3.6%, आधे से भी कम है। जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब जो हमारा इंडिया में एक इंसान रुपया कमाता है वो कितना कमाता है, $2,370, कितना $2,370। और वो कितना कमाते हैं, वो कमाते हैं इतना, गिन लो 55,000, 2,000 और 55,000। एक इंसान के पास, इंडिया के पास जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम है वो 2,000 है, उसके पास कितनी है, जर्मनी के पास 55,000। जो नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमने 2022 के डेटा में 468 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, हमने इतना सामान बेचा है दूसरों को, इतना प्रॉफिट किया है। जर्मनी ने कितना किया है पता है, 1.6 ट्रिलियन, कैन यू इमेजिन, 1.6 ट्रिलियन का इसने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि हम इसको पछाड़ पाएंगे? अब तुम बोलोगे भैया जब इंडिया इतना पीछे है तो इंडिया को लग क्यों रहा है कि हम पछाड़ पाएंगे? देखो अभी तो नहीं पछाड़ पाएंगे। जर्मनी एक इंडस्ट्रियल हब है, जर्मनी के पास ऐसी ऐसी कंपनीज़ हैं, वर्ल्ड मार्केट लीडिंग कंपनीज़ हैं उसके पास। मैं एक कंपनी का नाम बताता हूँ, कंपनी का नाम है मेयर, MEYER वर्फ्ट, मेयर वर्फ्ट, अजीब सा नाम है। ये जो कंपनी है ना जर्मनी की, ये क्रूज शिप्स बनाती है। इसका मार्केट शेयर पता है 50% का, जहाँ पे भी क्रूज शिप्स बनते हैं ये अकेली कंपनी 50% मार्केट शेयर है इसका। और 900 मिलियन का तो ये आउटपुट ले चुकी है, इतने रुपए का। कैन यू मेक अ गैस कि कितना डेवलप्ड है जर्मनी, उसके पास कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं। अब तुम बोलोगे भैया ये आप क्यों बता रहे हो? मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि हम जनरली कंपेयर तो करते हैं, लेकिन हमको दूसरी देश से सीखना चाहिए उनके पास क्या क्या है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। इन कंट्रीज़ में, ये जो कंट्रीज़ हैं जर्मनी टाइप, इन जर्मनी टाइप कंट्रीज़ में ना एक कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडिल स्टैंड कंपनीज़। मैं समझा देता हूँ थोड़ा, बहुत अच्छा टॉपिक है, जीडी में बहुत हेल्प करेगा। मतलब कि अगर वो तुमसे बोला कोई कि जेंटलमैन वी नो दैट इंडिया इज़ रियली वेरी ग्रोइंग फास्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है, मतलब हर कोई तारीफ़ कर रहा होगा इंडिया की, तुम बोलना जेंटलमैन वी टॉक अबाउट टू बीट जर्मनी, बट डू यू नो a single company Meyer Werft has a market share of 50%. Do you know, is there any company in India, is there any country who has is there any company in India who has market share of more than 10%? नहीं है ना, ठीक है। अब समझो मिडिल स्टैंड कंपनी। अब ये मिडिल स्टैंड कॉन्सेप्ट क्या है, मिडिल स्टैंड कंपनी कौन सी होती हैं? देखो ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये वो कंपनीज़ होती हैं जो हाईली फोकस्ड होती हैं एक ही चीज़ की तरफ। मतलब वो एक सिंगल बिजनेस मॉडल होता है, वो एक ही चीज़ बनाएंगी, लेकिन बहुत अच्छे से बनाएंगी, उसमें स्पेशलाइजेशन कर देंगी और वो एक हाई क्वालिटी हो जाएगी कि कोई भी उसको अनबीटेबल हो जाएगी वो चीज़। और एक और चीज़, ये इतनी ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट कर करके इनको मतलब इतना मॉडिफाई कर दिया जाता है ना कि ये जो कंपनीज़ हैं जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि
अगर कोई म्यूजिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बना रहा है तो वही बनाएगा। जैसे एक कंपनी है एबलेटन, ABLETON, जर्मनी में एक कंपनी है एबलेटन, वो यही चीज़ करती है, म्यूजिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर्स बनाती है डीजेस के लिए, और उसका मार्केट शेयर भी मोर देन 54% है। सोचो भाई 50% मार्केट शेयर से ऊपर जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक सिंगल आइटम बनाते हैं, बट दैट आइटम इज ऑफ दैट क्वालिटी दैट नो कंट्री, नो इंडस्ट्री कैन बीट। So this is the thing, that this is the concept that the Germany follow. So the same that India need to learn. Thus yes, exactly. We are improving our manufacturing capability. We are competing with the global. But we have to think that we should have a high quality something. ठीक है, एक अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अब देखो, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, अब इंडिया क्यों पीछे है। अपने यहाँ क्या होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी, किसी को बीटेक वगैरह करनी है, रुपये से हो जाती है, ठीक है, पूरा जमा कर देते हैं। स्किल्ड नहीं है ना, अपने पास स्किल्स नहीं है, इसलिए हम स्किल्स नहीं है। ऊपर से हमारे यहाँ ना बुक्स को चटवाया जाता है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट यू नो, बुक्स को चाटो, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो जाए भाड़ में। प्रैक्टिकल्स तो नहीं कराएंगे ना भाई, जो बुक्स में थ्योरम लिखी हुई हैं वो लिखो, वो आएंगी, उनसे बनेंगी बैटरीज वगैरह। भाई समझो भाई, बुक्स को चाटने से नहीं होता, इस एजुकेशन सिस्टम को समझाओ। बुक्स चाटने से, आंसर अच्छे अच्छे लिखने से, 100 वर्ड्स के आंसर लिखने से कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, जैसे जर्मनी वाले करते हैं। तो चलो अभी फ़िलहाल तो इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई, 46 मिनट की, बट यार होप आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। वेस्ट तो बिल्कुल नहीं लगा होगा, टू बी ऑनेस्ट। अगर तुमको और चीज़ें समझनी है, जैसे iMac हुआ, मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं यार, बट जो इम्पोर्टेंट थी 4-5 न्यूज़ वो मैंने बता दी। अगर इंटरव्यूअर पूछे तो आप उनको ये चीज़ बता देना, जिससे कि आपके 5 से 10 मिनट तो इससे खिंच जाएंगे। वो आराम से ना बहुत अच्छे से सुनेगा तुमको क्या क्या बता रहे हो तुम, ठीक है। बाकी अगर कोई और डाउट है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनानी है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। थैंक यू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।